नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 904 पेपर की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम आपकी एक क्लास कंप्लीट करा चुके हैं 904 पेपर की। अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए थे उसमें। तो आपकी सब्जेक्ट का नाम है शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। MP DLED सेकेंड ईयर वालों की क्लास है जी, ठीक है। सेकेंड ईयर जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, पेपर के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, ठीक है। और आप नोट्स जरूर परचेज कर लेना अगर आपने नहीं लिए तो। जितने बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें, ठीक है। एक प्यारी सी कमेंट और शेयर भी कर देना। क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय समुदाय के जीवन का प्रतिबिंब है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जॉन डीवी ने कहा था, ठीक है। इसका राइट आंसर जॉन डीवी हो जाएगा। क्वेश्चन को समझते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या से समझेंगे आप, व्याख्या रहित समझेंगे। तो व्याख्या समझेंगे कि जॉन डीवी एक प्रसिद्ध शिक्षा दार्शनिक थे। उनका मानना था कि विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है। विद्यालय में वही गतिविधियाँ, मूल्य और व्यवहार सीखने को मिलता है जो समाज में होता है, ठीक है। क्लियर? आप ऐसे ही आपको समझना है, उदाहरण से ही समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे विद्यालय में अनुशासन, सहयोग, समूह में कार्य करना, ये सब समाज में भी काम आते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रबंध संबंधी विद्यालय की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाला कारक है। प्रबंध संबंधी विद्यालय की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाला कारक है, तो कौन सा कार्य हो जाएगा? वित्तीय संगठन हो जाएगा, ठीक है। वित्तीय संगठन कैसे है तो उदाहरण से समझेंगे। विद्यालय का सही संचालन करने के लिए धन का सही प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उदाहरण से देखें, यहाँ पे उदाहरण से समझेंगे। भवन निर्माण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री, तो ये सब वित्तीय व्यवस्था से ही संभव होते हैं, ठीक है। भवन निर्माण में पैसा लगेगा, पुस्तकालय के लिए पैसा, प्रयोगशाला के लिए पैसा, शिक्षण सामग्री के लिए भी धन की आवश्यकता होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रशासनिक नेतृत्व से आशय। प्रशासनिक नेतृत्व यानी कि विद्यालय का श्रेष्ठ प्रबंधन, ठीक है। विद्यालय का श्रेष्ठ प्रबंधन। थोड़ा व्याख्या समझेंगे इसकी। प्रशासनिक नेतृत्व का मतलब है विद्यालय को सही दिशा में संचालित करना और उसका अच्छा प्रबंधन करना। जिसमें शामिल है, कौन कौन शामिल है इसमें? शिक्षकों का मार्गदर्शन, विद्यार्थियों की प्रगति, विद्यालय के नियमों का पालन। तो जब प्रधानाचार्य विद्यालय को सही ढंग से चलाते हैं तो उसे प्रशासनिक नेतृत्व कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? प्रधानाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस धारा में सभी के शैक्षिक अधिकारों का सुनिश्चित किया गया है? सभी के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है, तो संविधान की धारा बताएं तो धारा 46 में किया गया है, ठीक है। धारा 46 यानी कि यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार राज्य समाज के कमज़ोर वर्ग यानी SC ST और पिछड़े वर्ग की शिक्षा और आर्थिक हितों का बढ़ावा देगा, ठीक है। आर्थिक हितों को क्या देगा? बढ़ावा देगा। उदाहरण से समझेंगे, जैसे छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क शिक्षा, आरक्षण वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छा एवं स्वस्थ प्राणी होना आवश्यक है, ये किसने कहा था? आपको बताना है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छा एवं स्वस्थ प्राणी होना आवश्यक है। तो ये कथन किसका है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या सही समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो व्याख्या भी समझ लें आप इसकी। हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था कि स्वास्थ्य ही जीवन की सफलता का आधार है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो व्यक्ति पढ़ाई, काम और जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, ठीक है। क्लियर? आपका स्वास्थ्य सही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो आप हमारी क्लास भी नहीं देख पाओगे, ना बिल्कुल पढ़ाई कर पाओगे। तो स्वस्थ विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा करता है, ठीक है। स्वस्थ विद्यार्थी पढ़ाई को क्या करता है? अच्छा करता है। बीमार रहने वाला विद्यार्थी ध्यान नहीं लगा पाता है, ठीक है। ये सारी नॉर्मल चीज़ें आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। बस आपको एक दो बार ही पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स के लिए मैं नंबर नोट करा देता हूँ आपको, 72 40
287281। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें, नोट्स परचेस कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लें, 1 या 2 बार आप पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 5 नंबर में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के, तो यहाँ पे समझाएंगे, व्याख्या से समझाएंगे। किसी भी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, किसी भी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। व्याख्या समझेंगे, उदाहरण भी समझेंगे। तो भारत के संविधान के अनुसार किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, औपचारिक होता है और वह राज्य सरकार के कार्यों की क्या करता है? देखरेख करता है। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे कैसे। मध्य प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। मध्य प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की सभी महत्वपूर्ण सरकारी प्रक्रिया राज्यपाल के नाम से होती हैं। ठीक है, संबंधित पद गवर्नर ऑफ एन इंडिया स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्बर्ट महोदय ने पाठ योजना के पद बताएं, तो कितने पद बताएं? 5 पद बताएं। ठीक है, 5 पद। प्रसिद्ध शिक्षा दार्शनिक ने पाठ योजना के 5 चरण या 5 पद बताएं। ये हम पिछली क्लास में भी करा चुके हैं, आपको रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। ठीक है, जैसे अगर शिक्षक जल चक्र पढ़ा रहा है तो पहले विषय की तैयारी कराएगा, फिर समझाएगा, तुलना कराएगा, नियम बनाएगा और अंत में अभ्यास कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य की कड़ी को क्या कहते हैं? प्रधानाचार्य कहते हैं। व्याख्या समझेंगे। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल विद्यालय के अंदर और बाहर के प्रशासन के बीच संपर्क का काम करता है। आंतरिक प्रशासन यानी शिक्षक, छात्र, विद्यालय, स्टाफ आदि ये आंतरिक प्रशासन होते हैं। बाह्य प्रशासन में शिक्षा विभाग, सरकार आदि, समाज, ये आती है सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए प्रधानाचार्य दोनों के बीच की एक कड़ियल लिंक होता है। ठीक है, अगर सरकार का कोई नया शिक्षा नियम लागू करता है तो प्रधानाचार्य जैसे विद्यालय में लागू करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में जन शिक्षा अधिनियम किस सन में लागू किया गया था? तो 1959 में लागू किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में जन शिक्षा अधिनियम सन 1959 में लागू किया गया था। थोड़ा यहाँ पे व्याख्या सहित समझेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मध्य प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए जन शिक्षा अधिनियम 1959 लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य शिक्षा का विस्तार, विद्यालयों का संचालन, शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करना था। ठीक है, उदाहरण सहित समझेंगे। कानून, इस कानून के बाद कई नई विद्यालय खोले गए और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने शिक्षा आयोग गठन कब किया था? 1882 में किया था। ठीक है, 1882 में। व्याख्या देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे गए सारे क्वेश्चन, बस आप पढ़िए, 1-2 बार आराम से सुनिएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, और नोट्स भी परचेस कर लेंगे तो कहना ही क्या है, नोट्स को आप 1-2 बार पढ़ेंगे, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सन 1882 में भारत सरकार ने इंडिया एजुकेशन कमीशन 1882 का गठन किया था। इस आयोग को विलियम हंटर के नेतृत्व में बनाया गया था, इसलिए इसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, हंटर आयोग भी कहते हैं इसे। इसका उद्देश्य था भारत में शिक्षा व्यवस्था की जांच करना, प्राथमिक शिक्षा का सुधार करना। ठीक है, इस आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। क्लियर, बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखे गए सारे क्वेश्चन है। नो टेंशन रहिए, आप नोट्स पढ़िए, आराम से मस्त रहिए। ठीक है, अच्छे से लिख के आइए, बस पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी आ रहा हो लिख के आना है। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अब आपके एक वाक्य वाले प्रश्न देखेंगे। अभी हमने सबसे पहले MCQ देखे थे आवासादा वाले, उसके बाद रिक्त स्थान वाले देखे थे। अब हम देखेंगे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है प्राथमिक स्कूलों में किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? प्राथमिक स्कूलों में सभी बच्चों को पता है, सब बच्चे पढ़ के 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है प्राथमिक स्कूलों में। जैसे उदाहरण से समझें, कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के बच्चे
प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो कक्षा 8वीं तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता है? तो पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पद शिक्षण उद्देश्य होता है। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य होता है। व्याख्या समझें क्यों कैसे? तो शिक्षण उद्देश्य से यह पता चलता है कि शिक्षक छात्रों को क्या सिखाना चाहता है। यदि वो शिक्षक जल चक्र पढ़ा रहा है तो उद्देश्य होगा कि छात्र जल चक्र को समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालय में गठन होने वाली समिति को क्या कहते हैं? विद्यालय में गठन होने वाली समिति को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो विद्यालय में बनने वाली जो समिति है उसे विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी भी कहा जाता है। ठीक है, एसएमसी भी कहता है, क्या एसएमसी कहा जाता है, सॉरी। नेक्स्ट, इसका उदाहरण व्याख्या समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या और समझ लो, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल के विकास और संचालन में क्या करती है? मदद करती है। इसी समिति में क्या है? समिति में देखेंगे शिक्षक, अभिभावक, समाज के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो संबंधित संस्था देख सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये इसकी संबंधित संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्लास को लाइक करो, और आप लोग लाइक कम करते हैं। लाइक करने में क्या जाता है, बटन लाइक वाला दबा दो, आपके सामने ही है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए तो मेहनत कर रहे ताकि आपका एग्जाम अच्छा चला जाए। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं कम से कम वो अच्छे से पढ़े, इंपॉर्टेंट करा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ 2007 में हुआ था। ठीक है, व्याख्या सहित समझेंगे अच्छे से, जल्दी समझ में आएगी, उदाहरण भी देखेंगे। तो यह योजना बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की गई थी, लाडली लक्ष्मी योजना। सरकार इस योजना के तहत लड़की की पढ़ाई और भविष्य के लिए आर्थिक सहायता देती थी। योजना लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, ये आपकी योजना है। बस आप ऐसे लिखिए, कुछ अपने बना के भी लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम मत छापिए, बनाइए अपनी मर्जी से सारे क्वेश्चनों के आंसर। कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, नंबर मिलेगा अच्छे से। ठीक है, बस आपको आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर बनाना, और उससे रिलेटेड पढ़ा हो आपने, तभी बना पाएंगे। बिना पढ़े तो कुछ नहीं होना। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पूरा नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एनसीईआरटी का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग। तो यह संस्था भारत में शिक्षा से जुड़ी किताबें, पाठ्यक्रम और शोध कार्य तैयार करती हैं। ठीक है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी होता है, एक आरसीईआरटी होता है। ठीक है, वो स्टेट होता है, एससीईआरटी होता है स्टेट वाला। तो यहाँ पे अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके। तो भाई क्लास को लाइक कर दें भाई, आप लोग लाइक नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आप लोग लाइक करो, ठीक है, और क्लास को पूरा देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस क्लास में से आपके पेपर में देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रिलेटेड देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं तो। ठीक है, पीवाईक्यू सारे कर लेना भाई, जितने बच्चे सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं वो पीवाईक्यू भी पढ़ लेना। ठीक है, पीवाईक्यू जरूरी है, पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पाठ्य योजना की मुख्य 2 विशेषताएं लिखिए। तो पाठ्य योजना की मुख्य 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, 2 या 3 नंबर में पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन। तो स्पष्ट उद्देश्य, पहले क्या है? स्पष्ट उद्देश्य, यानी कि पाठ्य योजना में यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहता है। दूसरा, संगठित शिक्षण प्रक्रिया, इसमें पढ़ाने की प्रक्रिया क्रमबद्ध होती है, जिससे पढ़ाई क्या होती है? आसान हो जाती है। ठीक है, उदाहरण से समझें। और इसे, यदि शिक्षक विज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है तो वह पहले परिचय देगा, फिर समझाएगा और अंत में अभ्यास कराएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। संप्रेषण क्या होता है? तो संप्रेषण का अर्थ आपको बताना है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विचारों, सूचना और भावनाओं का आदान प्रदान करना होता है संप्रेषण। यानी कि आप लोग एक दूसरे 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, वहाँ पे आप लोग बातचीत करते हैं, अपनी सूचनाओं को उन्हें देते हैं, भावनाओं को उनसे वो शेयर करते हैं, वो अपनी भावनाएं आपको शेयर करते हैं, यानी बातचीत करते हैं। जो भी आप 2 या 2 से अधिक लोगों से बातचीत करते हैं वो सब क्या होता है? संप्रेषण होता है। ठीक है, आप इसे बना के भी लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा।
जैसे शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना, ठीक है, विद्यार्थी का प्रश्न पूछ रहा है, ये दोनों संप्रेषण के ही उदाहरण है। संबंधित विषय कम्युनिकेशन स्टडीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शैक्षिक नेतृत्व की परिभाषा लिखिए। शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय का प्रधानाचार्य या नेता शिक्षकों और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करके शिक्षा के उद्देश्यों को क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है। तो इसके जो मुख्य कार्य होते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुख्य कार्य विद्यालय का सही संचालन करना होता है, शिक्षकों का मार्गदर्शन करना होता है, छात्रों के विकास के लिए कार्य करना, ठीक है। उदाहरण समझे, जब प्रधानाचार्य विद्यालय की पढ़ाई, अनुशासन और गतिविधियों को सही दिशा में चलाते हैं तो इसे शैक्षिक नेतृत्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक समानता किसे कहते हैं? शैक्षिक समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा के अवसर और सुविधाएं मिलें, ठीक है। थोड़ा विस्तार से समझेंगे इसे और अच्छे से। जैसे किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी को स्कूल, किताबें, शिक्षक और सुविधाएं बराबर मिले, हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके, ठीक है। उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे लड़का और लड़की दोनों को समान पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, किसी में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं, गरीब बच्चों को मिड डे मील, फ्री किताबें देना, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। आपको बस नोट्स ले लो भाई, नोट्स और पढ़ लेना आप यार। नोट्स पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी रहती है तो हम रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपकी सारी सब्जेक्ट कवर हो जाएं। फिर भी आपको नोट्स पढ़ने चाहिए मेरे ख्याल से, और भी एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ना चाहिए, ठीक है। पूरी तरह एक ही चीज़ पर डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के सभी देशों का आपस में जुड़ना, एक दूसरे के साथ ज्ञान, व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी इंडिया की चीज़ें अमेरिका भेजना, अमेरिका के लोग यूज़ करें, अमेरिका की चीज़ें अपने इंडिया में यूज़ करी जाएँ, तो वो सारी जो भी आपसी देशों में जो भी वो क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आसानी से समझ आएगा, बस समझाने की ज़रूरत ही नहीं, हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज रखी है नोट्स में, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। थोड़ा और समझें इसे। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। क्या है? ग्लोबल विलेज बन जाती है। शिक्षा, तकनीकी और जानकारी तेज़ी से फैलती है, एक दूसरे देश सीखते हैं, ठीक है। किससे? वैश्वीकरण से। तो इसमें क्या है, देखें आप, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विदेश में पढ़ाई करना, विदेशी किताबें और तकनीक का उपयोग करना, यूट्यूब से दुनिया भर की जानकारी सीखना, ये सब किसके कारण हो रहा है? वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेवाकालीन प्रशिक्षण किसके लिए आयोजित किया जाता है? सेवाकालीन प्रशिक्षण है वो किसके लिए आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यरत शिक्षकों के लिए आयोजित किया जाता है। जो कार्यरत शिक्षक होते हैं यानी इन सर्विस वाले होते हैं उनके लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे और समझे पॉइंट के माध्यम से, जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें नई नई शिक्षण विधियाँ सिखाई जाती हैं, उनकी योग्यता और ज्ञान को बढ़ावा जाता है, ठीक है, बढ़ाया जाता है। उद्देश्य देख सकते हैं इसके आप, शिक्षण को आधुनिक और प्रभावी बनाना, नई तकनीक जैसे स्मार्ट क्लास सिखाना, नई पाठ्यक्रम की जानकारी देना। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर या डिजिटल बोर्ड का प्रशिक्षण या नई शिक्षा नीति NEP की जानकारी देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शालेय नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है? भाई सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है ये, शालेय नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो शालेय नेतृत्व की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह विद्यालय को सही दिशा देता है और शिक्षा की क्या करता है, गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो यहाँ पे मुख्य बिंदु इसके देख सकते हैं, विद्यालय का सही संचालन, शिक्षकों का मार्गदर्शन और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना, ठीक है। उदाहरण देख सकते हैं आप, जब प्रधानाचार्य सही योजना बनाते हैं तो पढ़ाई बेहतर होती है। अच्छे नेतृत्व से स्कूल में अनुशासन बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जिला शिक्षा
जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमुख कार्य बताइए। जिला शिक्षा अधिकारी होता है, उसके कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं वो आपको लिखने हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी के मुख्य कार्य यानी कि DEO बोलते हैं इसे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके जो मुख्य कार्य हैं वो देखेंगे पॉइंट के माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण करना, ठीक है, यानी स्कूलों की स्थिति और पढ़ाई की जांच करना, शिक्षकों की नियुक्ति व नियंत्रण यानी कि शिक्षकों की भर्ती और कार्य की निगरानी, शिक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन यानी कि सरकारी योजनाओं को लागू करना, ठीक है। चौथा देखेंगे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना यानी परिणाम और पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाना, स्कूलों का दौरा करना, रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजना। ये एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समावेशी शिक्षा। काफ़ी बार देखो रिलेटेड है, अगर आपने फर्स्ट ईयर किया होगा तो इसमें देखो फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन सब्जेक्ट सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, इसलिए आपको सारी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा क्या है ये आपको बतानी। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों को सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी कि सभी बच्चों को, सभी प्रकार के बच्चों को, या बच्चा गरीब हो अमीर हो, जाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को एक ही साथ बैठाकर, चाहे कोई ऊंची जाति का हो चाहे कोई नीची जाति का हो, चाहे जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हों, सभी को एक साथ बैठाकर एक ही कक्षा में जो शिक्षा दी जाती है, जो कुछ भी सिखाया जाता है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है। सबको मिलाकर एक साथ शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। जैसे कुछ पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं, हर बच्चे को समान महत्व दिया जाता है, किसी को अलग नहीं किया जाता है, शिक्षक सभी के अनुसार पढ़ाने का तरीका अपनाता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं यहाँ पे आप देख सकते हैं, समान अवसर, भेदभाव रहित शिक्षा, सहयोग और सम्मान, ठीक है। उदाहरण देख सकते हैं, एक ही कक्षा में सामान्यतः और दिव्यांग बच्चे साथ पढ़ते हैं, शिक्षक अलग अलग तरीके से समझाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका। कक्ष प्रबंधन में आपको शिक्षक की भूमिका देखनी, तो शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो कौन कौन सी आप देखेंगे यहाँ पे, मुख्य बिंदु के माध्यम से समझेंगे। अनुशासन बनाए रखना, शिक्षण को रोचक बनाना, सभी छात्रों पर ध्यान देना, सकारात्मक वातावरण बनाना, समय का सही उपयोग करना, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, शिक्षक बच्चों को शांत और ध्यान से बैठाकर पढ़ाता है, खेल खेल में पढ़ाई कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है भाई। बदलाव प्रबंधन को 3 वाक्यों में समझाइए। बदलाव प्रबंधन को आपको 3 वाक्यों में समझाना है। पहले देखते हैं बदलाव प्रबंधन, चेंज मैनेजमेंट क्या होता है। तो बदलाव प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था या स्कूल में नए बदलावों को सही तरीके से लागू किया जाता है। इसमें लोगों को बदलाव के लिए तैयार करना, उन्हें समझाना और सहयोग देना शामिल होता है। उदाहरण के लिए अगर स्कूल में नई पढ़ाने की तकनीक लाई जाती है तो शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर बदलाव सफल बनाया जाता है, ठीक है। आप इसे अच्छे से पढ़ें, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ें, नोट्स परचेज कर लें, नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासनिक नेतृत्व के 3 उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य देखेंगे, संस्था के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना और लक्ष्य प्राप्त करना होता है। कर्मचारियों शिक्षकों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना और कार्य गुणवत्ता में सुधार करना होता है, ठीक है। उदाहरण देखें, स्कूल का प्रधानाचार्य सभी शिक्षकों को मिलाकर योजना बनाता है ताकि पढ़ाई कैसी हो सके, बेहतर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विषयगत क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की आवश्यकता लिखिए। आपको लिखना है कि विषयगत क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की आपको आवश्यकताएं लिखनी है। तो आंसर देखते हैं, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता बेहतर हो सके। यह शिक्षक को सही तरीके से पढ़ाने में, नई विधियों को अपनाने में और विद्यार्थियों की ज़रूरत समझने में मदद करता है।
उदाहरण के लिए एक अच्छा शिक्षक अलग अलग छात्रों के स्तर के अनुसार पढ़ाता है, जिससे सभी विद्यार्थी सीख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दल तैयार करने की 3 सावधानियां लिखिए। दल तैयार करने की आपको 3 सावधानियां, दल यानी कि टीम, ठीक है, दल यानी टीम बनाते समय सभी सदस्यों की योग्यता और क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। टीम में आपसी सहयोग और अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए और स्पष्ट लक्ष्य और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं आप, यदि स्कूल में एक प्रोजेक्ट टीम बन रही है तो हर छात्र को उसकी रुचि के अनुसार काम दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में छात्रों के क्या उत्तरदायित्व हुए हैं, समझाइए। तो विद्यालय में छात्रों के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, ये आपको समझाना है। तो विद्यालय में छात्रों के कई महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे समझाएंगे पॉइंट के माध्यम से। नियमित रूप से स्कूल आना और पढ़ाई में ध्यान देना, शिक्षकों का सम्मान करना और अनुशासन बनाए रखना, स्कूल की संपत्ति की देखभाल करना, सहपाठियों के साथ सहयोग और अच्छा व्यवहार रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छात्र समय पर होमवर्क पूरा करें और कक्षा में ध्यान से पढ़े जाए, उनका कर्तव्य। ये आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, आपको समझाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। जवाहर नवोदय विद्यालय की आपको 4 विशेषताएं लिखनी है। तो पहली विशेषता है ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। कौन? नवोदय विद्यालय। ठीक है, इसमें छात्रावास हॉस्टल की सुविधा होती है। आपको नवोदय विद्यालय के बारे में लिखना है, उसकी 4 विशेषताएं लिखनी है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग राज्यों के छात्रों का आदान प्रदान होता है इसमें। ठीक है, नई शिक्षा यानी कि उदाहरण देखेंगे, एक राज्य का छात्र दूसरे राज्य में जाकर पढ़ता है, जिससे वह नई संस्कृति क्या करता है, सीखता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इजी लैंग्वेज है। आप नोट्स परचेस कर लो, आपने नोट्स नहीं लिए तो जो भी बच्चा लेना चाहता है तो मैं नंबर नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81। आपके ऊपर, आप लेना चाहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आपकी मर्जी, आप ले चाहे मल्टीपल नोट्स। ठीक है, नोट्स ले लेगो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए अच्छे समझ में आएगा आपको और आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समूह नेतृत्वकर्ता की विशेषताएं लिखिए। जो समूह का नेतृत्व करता है उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है, यानी समूह लीडर की, यानी ग्रुप लीडर होता है, उसकी आपको विशेषताएं बतानी कि ग्रुप लीडर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छा समूह नेता में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। कौन सी? नेतृत्व क्षमता और सही निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। सभी सदस्यों को साथ लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा संवाद यानी कि कम्युनिकेशन कौशल होना चाहिए। समस्या समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए। उदाहरण देख सकते हैं आप, कक्षा का मॉनिटर सभी छात्रों को शांत रखता है और शिक्षक की मदद करता है, यह अच्छा नेतृत्व दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रशासनिक नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए, यानी योजना बनाने और उसे लागू करने की क्षमता, अनुशासन बनाए रखना और नियमों का पालन करना होना चाहिए। कर्मचारियों शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार और समन्वय होना चाहिए। प्रशासनिक नेतृत्व की विशेषताएं लिख रहे हैं तो समस्या आने पर सही निर्णय लेने वाला होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, प्रधानाचार्य स्कूल की समय सारणी बनाकर सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षक शिक्षा का आवश्यकता क्यों है। शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है ये आपको लिखना है। तो शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन इसलिए आवश्यक है ताकि शिक्षक अपने काम को सही, प्रभावी और आधुनिक तरीके से कर सकें। ठीक है, इसके जो मुख्य कारण है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छी शिक्षण विधियाँ सीखने के लिए शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे समझाया जाए। उदाहरण के तौर पर गणित को खेल या गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना। ठीक है,
बाल मनोविज्ञान समझने के लिए हर बच्चा अलग अलग होता है, इसकी सोच और सीखने की गति भी अलग अलग होती है, यानी कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं तो कुछ बच्चे अधिक समय लगाते हैं सीखने में, ठीक है। तीसरा देखें, अनुशासन और कक्षा प्रबंधन, यानी शिक्षक को कक्षा को शांत और व्यवस्थित रखना आना चाहिए, यानी शोर करने वाले बच्चों को समझाकर पढ़ाई में लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नई तकनीक का उपयोग, यानी कि आजकल पढ़ाई में स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट आदि का उपयोग होता है, जैसे वीडियो के माध्यम से विज्ञान पढ़ाना। व्यक्तिगत विकास, यानी शिक्षक का व्यवहार बच्चों पर क्या करता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। शिक्षक का व्यवहार बच्चों पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका है, ये आपको बतानी है। तो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यानी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो शिक्षकों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। शिक्षकों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन कौन सी भूमिका है यहाँ पे आप देखेंगे, प्रशिक्षण देना, यानी नई नई शिक्षण विधियाँ सिखाना है। उदाहरण के तौर पर कार्यशाला का आयोजन, नई जानकारी देना, यानी कि शिक्षा में हो रहे बदलावों से परिचित कराना। तीसरा देखें, कौशल विकास, यानी शिक्षकों की पढ़ाई की क्षमता बढ़ाना। माइक्रो टीचिंग, जैसे समस्या समाधान, यानी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना। अनुसंधान को बढ़ावा देने, शिक्षा में सुधार के लिए शोध करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो भी हम आपको करा रहे हैं, बस हम शॉर्ट में करा रहे हैं ताकि आप इन्हें समझें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो सेवार्थ शिक्षक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्या कमियां हैं, ठीक है। आपको बताना है कि सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्या कमियां हैं। तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण में कुछ कमियां होती हैं, तो वो आपको कमियां बतानी। प्री सर्विस ट्रेनिंग की कमियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे कमियां लिखी गई हैं। तो अधिक सैद्धांतिक ज्ञान यानी व्यवहारिक, यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान कम मिलता है, केवल किताबों से पढ़ना सिखाया जाता है। स्कूल अनुभव की कमी, यानी असली कक्षा का अनुभव कम मिलता है। पुराने तरीके यानी नई तकनीक और आधुनिक तरीकों का अभाव रहता है। कम समय, यानी प्रशिक्षण का समय कम होता है। व्यक्तिगत ध्यान की कमी, यानी सभी प्रशिक्षुओं पर बराबर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट बोलते हैं, तो उसके हमको क्या लिखने, कार्य लिखने, ठीक है। डाइट के क्या कार्य होते हैं वो आपको लिखने हैं। डाइट की फुल फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी बार पूछी जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट की फुल फॉर्म होती है, जिले स्तर पर शिक्षा सुधार के लिए काम करता है। कौन, डाइट, ठीक है। तो डाइट के यहाँ पे कार्य आपको लिखने, तो डाइट के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इनको आइडिया लग जाएगा आपको। आप इन्हीं पॉइंट के आधार पर लिख सकते हैं, जितना चाहे शब्द के अकॉर्डिंग, शब्द सीमा के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना आप लिख सकते हैं। तो शिक्षक प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। शिक्षा में सुधार, यानी पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाना है। शोध कार्य, यानी कि शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर अध्ययन करना है। डाइट के कार्य है जी शैक्षिक सामग्री बनाना, यानी किताब और शिक्षण सामग्री तैयार करना। नवीन प्रयोग, यानी नई नई शिक्षण विधियाँ अपनाना। गांव के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो विद्यालय में संसाधनों का सही उपयोग जरूरी है ताकि पढ़ाई अच्छे से हो सके। अब इसकी हम देखेंगे आवश्यकता, ठीक है। तो आवश्यकताएं देखेंगे, तो पहला पॉइंट कह रहा है संसाधनों का सही उपयोग, यानी कि उपलब्ध चीज़ों का सही तरीके से उपयोग कराना आना चाहिए, यानी किताबें, लैब, कंप्यूटर आदि।
समय की बचत यानी सही प्रबंधन से समय बचता है। बेहतर शिक्षा यानी कि अच्छा वातावरण बनने से बच्चे क्या करते हैं, बेहतर सीखते हैं। ठीक है। अनुशासन बनाए रखना यानी सभी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। मानव संसाधन का सही उपयोग यानी शिक्षकों और स्टाफ का सही काम में उपयोग। ठीक है। विज्ञान प्रयोगशाला का सही समय पर उपयोग करना, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में शिक्षक के उत्तरदायित्व आपको लिखने हैं। ठीक है। तो विद्यालय में शिक्षक के कई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होते हैं। तो कौन कौन से उत्तरदायित्व आपको यहाँ पे लिखने हैं, यानी कि पढ़ाना, टीचिंग यानी बच्चे को सही और स्पष्ट ज्ञान देना, अनुशासन बनाए रखना यानी कक्षा में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, तीसरा मार्गदर्शन करना यानी बच्चों को सही दिशा दिखाना, उदाहरण करियर सलाह देना आदि। ठीक है। तो ये एक शिक्षक के दायित्व है जो कि एक विद्यालय में, ठीक है, विद्यालय में शिक्षक के उत्तरदायित्व में एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए वो सारी चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है। मूल्य शिक्षा देना, मूल्य यानी अच्छे संस्कार सिखाना, मूल्यांकन करना यानी बच्चों की परीक्षा लेना और प्रगति देखना कि बच्चे कहाँ से कब तक सीख रहे हैं, अभिभावकों से संपर्क यानी बच्चों की जानकारी माता पिता को देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शाला प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका है। शाला प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो शिक्षक शाला यानी कि स्कूल, शाला किसे बोलते हैं, स्कूल को बोलते हैं। तो शिक्षक शाला प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वह केवल पढ़ाने का काम नहीं करता है बल्कि स्कूल को सही तरीके से चलाने में भी मदद करता है। ठीक है। शाला प्रबंधन, तो यहाँ पे इसकी मुख्य भूमिकाएं देखेंगे शाला प्रबंधन की। शिक्षण कार्य यानी शिक्षक बच्चों को विषयों का ज्ञान देता है और उन्हें समझने में मदद करता है। ठीक है। अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में शांति और अनुशासन बनाए रखना शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। तीसरा देखें छात्रों का मार्गदर्शन यानी शिक्षक बच्चों को सही रास्ता दिखाता है और उनके व्यक्तित्व का विकास करता है। अभिभावक से संपर्क यानी शिक्षक माता पिता से बात करके बच्चों की क्या करता है, प्रगति बताता है। स्कूल गतिविधियों में भाग, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में सहयोग करता है। जैसे एक शिक्षक बच्चों को समय पर होमवर्क करवाता है, अनुशासन सिखाता है और स्कूल के कार्यक्रमों में उनका मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षागत बहुस्तरीय अधिगम के सिद्धांत लिखिए। कक्षागत बहुस्तरीय अधिगम के आपको क्या लिखने हैं, सिद्धांत लिखने हैं। ठीक है। तो बहुस्तरीय अधिगम का मतलब है कि एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाना। ठीक है। तो इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे। तो बच्चों की क्षमता के अनुसार शिक्षण यानी हर बच्चा अलग होता है इसलिए उसी अनुसार पढ़ाना चाहिए। समूह बनाकर पढ़ाना, बच्चों को उनके स्तर के अनुसार समूह में बांटना, सरल से कठिन की ओर यानी पहले आसान चीज़ें सिखाना फिर कठिन चीज़ें सिखाना। ठीक है। तो ये मुख्य सिद्धांत हैं इसके। सक्रिय भागीदारी, बच्चों को पढ़ाई में शामिल करना यानी प्रश्न पूछना, गतिविधियां करवाना आदि चीज़ें, और निरंतर मूल्यांकन, समय समय पर बच्चों की प्रगति देखना। ठीक है। बच्चों ने अब तक कितना सीखा, क्या सीखा, ये मूल्यांकन से ही पता लगा सकते हैं आप। एक कक्षा में कुछ बच्चे तेज और कुछ कमज़ोर, तो शिक्षक अलग अलग समूह बनाकर अलग स्तर का कर देता है। ठीक है। अलग अलग स्तर का कार्य देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली विशेष योजना कौन सी है। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली विशेष योजना कौन सी है, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। तो वो कौन कौन सी योजना आप यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी लाडली लक्ष्मी योजना आती है, बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जाती इस योजना के तहत। ठीक है। उसके बाद गाँव की बेटी योजना, ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को आगे पढ़ने के लिए सहायता दी जाती है। साइकिल वितरण योजना, स्कूल जाने के लिए साइकिल दी जाती है। छात्रवृत्ति योजना यानी पढ़ाई के लिए पैसे दिए जाते हैं। ठीक है।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या होता है, बालिकाओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी गांव की लड़की दूर स्कूल जाती है तो उसे साइकिल दी जाती है ताकि वो आसानी से पढ़ाई कर सके। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाओं के बारे में लिखिए। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसकी जो विभिन्न योजना है उनके बारे में आपको लिखना है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना होता है। जिससे मुख्य इसकी जो योजना है वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे पॉइंट के माध्यम से, तो समझेंगे। भाई क्लास को लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं करते तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है, लाइक करो। ठीक है, मुफ्त शिक्षा और किताबें, तो इसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और पुस्तकें दी जाती हैं। मिड डे मील योजना यानी स्कूल में बच्चों को भोजन दिया जाता है। शिक्षकों की नियुक्ति यानी पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं। स्कूल भवन सुविधाएं यानी स्कूलों में कमरे, शौचालय आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, बालिकाओं शिक्षा पर जोर देना, बालिका शिक्षा पर जोर देना यानी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए विशेष प्रयास करना। ठीक है, एक गरीब परिवार का बच्चा स्कूल में मुफ्त किताबें और खाना पाकर पढ़ाई जारी रखता है। ठीक है, तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी बच्चे हैं जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और रखें, और भी आगे की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास देखने के लिए। और बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर लो, अभी तक नहीं किए हैं आप लोगों ने। यहाँ पे नंबर दिया गया है 7240 28 72 81। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं जिन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सरल और आसान भाषा में लिखे गए नोट्स हैं, इजी नोट्स हैं, और आप नोट्स परचेस कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारी सी कमेंट और शेयर कर देना भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।